बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 2 अप्रैल है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन 3 ख़बरें आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली खबर जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बराह रास्त आवाम के साथ गुफ्तगू की है, आवाम की जानिब से पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। ख़ान साहब ने हर सवाल पे छक्का लगाया है और ख़ान साहब के इस सियासी इनिंग्स से जो थर्ड अंपायर हैं वो भी ख़ासे ज़्यादा महसूस हुए हैं। एक तो इस खबर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तीसरी नाज़रीन जो हमारी आज की खबर है, ख़ान साहब ने एक मरतबा फिर अपनी साबिक़ा इत्तेहादी जमात MQM के साथ रब्ता किया है। अदम एतमाद की तहरीक से 12 घंटे पहले 14 घंटे पहले ये रब्ता किया गया है और इस रब्ते पर MQM ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को क्या जवाब दिया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले जो आज की हमारी तीसरी खबर है, जो कल बताया गया हुकूमती वज़रा की जानिब से कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी के लिए आज लाहौर की मुतल्लिका अदालत से रुजू किया जाएगा, तहरीरी दरख्वास्त दायर की जाएगी। ये जो नाज़रीन कल से एक बयानिया बनाया गया, आवाम को बताया गया कि हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़मानतों को मनसूख करवाया जाएगा, जिस पर आज बाकायदा जो मुतल्लिका अदालत है वहाँ पर तहरीरी दरख्वास्त भी दायर हुई। लेकिन नाज़रीन ये सारा मामला जो है वो एक ड्रामा निकला और इसका बाकायदा जो है आज शाम को इवनिंग में यानी 5 बजे के बाद जो है वो इसका ड्रॉप सीन भी हो गया। पहले तो आपको जो खबर है, ये जो दरख्वास्त आज एहतसाब अपना मुतल्लिका अदालत में लाहौर में दायर की गई, जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उनकी समाअत हो रही है। वैसे तो इस केस की समाअत जो है वो 4 अप्रैल को होना थी, लेकिन आज चूँकि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी के लिए जो FIA के वकील थे उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, तो जो अदालत के स्पेशल जज थे, मुतल्लिका जज थे, उनकी जानिब से दरख्वास्त पर समाअत करने के बाद ये डायरेक्टिव जारी की गई, ये रिमार्क्स दिए गए कि इस केस में जो आपकी तहरीरी दरख्वास्त हैं FIA की जानिब से, इसमें हम शहबाज शरीफ को सुने बगैर, हमज़ा शहबाज शरीफ को सुने बगैर उनकी ज़मानतों को मनसूख नहीं कर सकते। FIA के वकील की जानिब से कुछ उज़र पेश किए गए, कुछ जवाब भी पेश किए गए कि क्यों दोनों की ज़मानतें मनसूख होनी चाहिए, लेकिन अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि पीर के रोज़ जो है इस केस पर समाअत करेंगे, लेकिन नोटिस किए बगैर दोनों मुल्ज़मान की ज़मानतों को मनसूख नहीं किया जाएगा। तो पीर तक नोटिस जारी कर दिया गया, उस पर अदालती हुक्मनामा भी आ गया। लेकिन उसके बाद नाज़रीन ये पता चला कि FIA के रीजनल ऑफिस की जानिब से ये जो ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्तें मुतल्लिका अदालत में दायर की गई, इस हवाले से जो FIA का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद का और जो DG FIA हैं, जो इदारे के सरबराह हैं, उन्हें बताया ही नहीं गया। उन्हें इस बारे में जो है वो किसी किस्म की ना एतमाद में लिया गया, ना उनसे ये जो दरख्वास्त दायर की गई है इस पर जो है उनकी मंजूरी ली गई। और जब DG FIA को सनाउल्लाह अब्बासी साहब को इस मामले का पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर ना सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि इस मामले की तहकीकात का भी उनकी जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन अभी आते हैं, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। बज़ाहिर तो नाज़रीन ये बड़ा सही मामला लगता है कि दोनों अगर मुल्ज़मान हैं और अगर वो ज़मानत की वायलेशन कर रहे हैं तो उनकी ज़मानतें मनसूख होनी चाहिए। लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, जब उसको फॉलो नहीं किया गया और जब सनाउल्लाह अब्बासी जो कि DG FIA हैं उन्हें पता चला कि उन्हें बाईपास करके लाहौर के जो ऑफिसर हैं मुतल्लिका, जिन्होंने मुझसे अप्रूवल लेनी थी, मुझे बताए बगैर ये दरख्वास्तें वहाँ पर दायर कर दी गई, तो मेरा DG FIA होने का क्या जवाब बनता है। तो फौरी तौर पर एक तो उन्होंने जवाब तलब किया, वजाहत मांगी है लाहौर के मुतल्लिका अफसरान से कि आपने मेरी अप्रूवल के बगैर, मेरे नॉलेज में लाए बगैर ये दरख्वास्तें किस तरह से दायर की हैं। और फिर ये भी डायरेक्टिव DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी की जानिब से ज़राए से खबर आज सामने आई है। ये कहा गया है कि DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी ने ये डायरेक्टिव भी जारी कर दी हैं कि FIA के जितने भी केसेस हैं उसमें अगर कोई दरख्वास्त आती है तो मुझे बताए बगैर, मेरी अप्रूवल दिए बगैर, जो कि कानूनी तरीका है, ज़ाब्ता है, उसके ख़िलाफ़ आप कोई जो है दरख्वास्त नहीं दे सकते। FIA के हुकाम चाहे वो लाहौर के रीजनल ऑफिस के हैं, इस्लामाबाद के हैं, कराची के हैं, कोयटा के हैं, पेशावर में हैं, जो ज़ाब्ता है, जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो किया जाएगा। किसी जो ऑफिसर है मुतल्लिका उसे बाईपास नहीं किया जाएगा। आपको नाज़रीन बता दें कि आज जब दोपहर को ये खबर सामने आई कि फवाद चौधरी साहब ने FIA को डायरेक्टिव जारी किए हैं कि आप ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर करें, तो हमने उस वक्त ही कहा था कि फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, फवाद चौधरी साहब उन्हें कानून की वजारत का भी चार्ज दे दिया गया है। लेकिन जो वो डायरेक्टिव जारी कर रहे हैं, जो अहकाम जारी कर रहे हैं, वो ये बराह रास्त डायरेक्टिव जो है लाहौर को भी नहीं दे सकते, DG FIA को भी नहीं दे सकते, क्योंकि फवाद चौधरी साहब इस हवाले से जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्हें कह सकते हैं कि ये हमने मसला दरपेश है, इन दोनों की ज़मानतों को हमने जो है वो कैंसिल करवाना है। लेकिन बराह रास्त जब उन्होंने रब्ता किया तो हमने उसी वक्त समझ लिया कि ये मामला जो है आगे चल के कोई नया रूप या इसका ड्रॉप सीन हो सकता है।
तो अब जब ये मामला सामने आ गया तो अब अदालत में जब पीर के रोज़ इसकी समाअत होगी तो अदालत उनसे पूछेगी, बल्कि एफआईए की टीम भी कहेगी कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं और ये दरख्वास्त वापस करें, बाकायदा एफआईए के डीजी से अप्रूवल लेके उनके दस्तखत के साथ फिर ये दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। यानी जिस दरख्वास्त पर नोटिस हो चुका था वो ऑथोराइज नहीं थी, डीजी एफआईए ने उसकी अप्रूवल नहीं दी थी, तो जब अप्रूवल नहीं थी तो उस दरख्वास्त की कानूनी हैसियत क्या है ये फिर आप अंदाज़ा लगा लें। अदालत हो सकता है कि पीर के रोज़ खुद इस दरख्वास्त को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दें कि आप वकालतनामे भी लेके आए लेकिन आपने दरख्वास्त पर अप्रूवल नहीं दी डीजी एफआईए से, और आपने अदालत के साथ भी धोखाधड़ी की है, आपने अदालत के साथ गलत बयानी की है, क्यों ना आपके ऊपर ऐसी फ्रिवलेस दरख्वास्त दायर करने के ऊपर जुर्माना या हर्जाना किया जाए। तो ये भी बात हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एमकेएम के साथ जो खान साहब ने रब्ता किया है, वैसे मैंने अभी पहले 12 घंटे पहले बता दिया, वो 12 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे तो अभी अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग होने में रहते हैं, उससे पहले ग़ालिबन ये गुज़िश्ता जो रात हमें एक सोर्स की जानिब से खबर मिली जिसमें उन्होंने बताया कि एक साबिक वज़ीर है, मैं नाम भी बता देता हूँ, फैसल वड़ा साहब, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और उनका ये कहना था कि रब्ता इसलिए किया गया क्योंकि इमरान खान ये चाहते हैं जो एमकेएम का फ़ैसला है उनकी इत्तेहादी जमात को छोड़ने का, इस बारे में हमसे रब्ता किया गया फैसल वड़ा के ज़रिए और ये कहा गया कि एमकेएम अपने जो फ़ैसला है उस पर नज़रसानी करें, हम एमकेएम को गवर्नरशिप भी देंगे, वजारतें भी देंगे और भी दीगर जगहों पर उनके जो एमएनएज़ हैं उन्हें तरक्याती स्कीमों के हवाले से नवाजा जाएगा और जो उनका आइंदा के इलेक्शन से मुतल्लिक तशवीश पाई जाती है वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपको ज़्यादा सीटों पर अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन जिस सोर्स ने हमें खबर दी है उन्होंने ये भी बताया कि ये पैगाम भिजवाने के साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर एमकेएम राज़ी होती है जो पेशकश हम कर रहे हैं, यानी वजारतें दी जा रही हैं, पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत के हवाले से नाज़रीन आपके साथ खबर शेयर कर लें कि माजी में ये वो वजारत है जब एमकेएम के पास थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, तो एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि पोर्ट एंड शिपिंग के जो मिनिस्टर थे एमकेएम के कासिम गौरी साहब थे, बाबर गौरी साहब, उन्होंने हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में बोगस इसमें भर्तियां की हैं, अपने लोगों को नवाजा है और वो भर्तियां रिवर्स भी की गई। अब वही वजारत जहाँ पे मुबैना तौर पर गैर कानूनी भर्तियां हुई और फिर वो बोगस भर्तियां सामने भी आई, उन्हें गैर कानूनी भी करार दिया गया, उसमें दोबारा से वही चीज़ें करने के लिए एमकेएम को उसी वजारत की ऑफ़र की जा रही है। तो फिर खान साहब जो कहते हैं कि मेरे लोग बिक गए हैं और अपोजिशन जो है उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, उनके ज़मीरों के पैसे लगा रही है, तो खान साहब आप भी वजारतें पेश करके जिनका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि माजी में उन्होंने पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत में क्या किया, आप उनको दोबारा वही वजारत पेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आकर वो आराम से तो नहीं बैठेंगे, जो करेंगे माजी में जो हुआ वही होगा। तो खान साहब आप भी नहीं कह सकते, खान साहब का ये जवाब नहीं बनता कि मैं इनको ऑफ़र नहीं कर रहा, गवर्नरशिप की आप ऑफ़र कर रहे हैं। आपने पंजाब का जो पूरा ख़जाना है, आपने कहा कि सियासी मुआहदा हुआ है परवेज़ इलाही के साथ, आपने पूरा का पूरा ख़जाना पंजाब का जो 4 नशिस्तों वाले हैं, कौमी असम्बली के 5 नशिस्तों वाले और 10 नशिस्तें उनकी पंजाब में हैं, आपने पूरा ख़जाना उनके नाम कर दिया है। तो ये भी सियासी रिश्वत से कम नहीं, आपके अपने 155 अरकान थे, बल्कि 155 से भी ज़्यादा थे, आपने उन सबको छोड़ दिया और 10 सीट वालों को पंजाब की वजारत आला दे दी। तो ये पंजाब का बजट देख लें, आप उसका हुजम देख लें बजट का, तो ये भी सियासी रिश्वत से कम नहीं, ये भी हाउस ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये जवाब पहुंचा कि अगर एमकेएम राज़ी होती है उनके हमारी शराइत के ऊपर दोबारा वापस आ जाती है, वजारतें भी दे देते हैं, तो अगर वो रजामंद होती है तो इमरान खान साहब खुद जाएंगे खालिद मकबूल के पास, उनकी रिहाइशगाह पर जहाँ पर भी होंगे इमरान खान साहब खुद चल के जाएंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे और दरख्वास्त कबूल करने पर उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि ये जो ऑफ़र आई थी एमकेएम ने हुकूमत की, इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है, हुकूमत ने बहुत ताख़ीर कर चुकी है। ये ज़राए ने बताया है कि जो साबिक मिनिस्टर थे उन्हें जवाब दिया गया और फिर ये भी कहा गया कि इमरान खान की अपनी सुस्त रवी और वक्त पर फैसला ना करने की वजह से और मुज़ाकराती टीम की बदनीयती की वजह से हुकूमती इत्तेहाद से एमकेएम अलग हुई है। हुकूमती इत्तेहाद में वापसी की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, हम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हमारे जो रहनुमा हैं उनका घेराव किया जा रहा है, तो वापसी कैसे हो सकती है। और इमरान खान तक ये कह रहे हैं कि हमने तो अपने ज़मीरों का सौदा कर लिया है, हमारी अपनी पार्टी है, हमने कोई कसम तो नहीं खा थी कि हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे, छोड़ने के बाद जो आपके लोगों ने, आपके कारकुनान ने जो हमारे साथ किया, उसके बाद भी आप ये तवक्को करते हैं कि हम आपके साथ इत्तेहाद में वापस आएंगे। और आखिरी बात ये कही गई कि इमरान खान की जानिब से कराची के एक साबिक वज़ीर को, यानी वो खबर मैं आपको बता चुका हूँ, ये बाबर अब्बासी साहब की खबर है, हमारे दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने हमारे साथ ये खबर शेयर की कि मैं एक जगह पर बैठा था, वहाँ पर मुझे एमकेएम के एक सीनियर रहनुमा ये तमाम कहानी बताई जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब जो खान साहब ने छक्के पे छक्का लगाया है कौम के साथ, जो उन्होंने बराह रास्त गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में जो सवालात पूछे नाज़रीन वो फुल टॉसें थी।
खान साहब ने गुफ्तगू क्या की है, सवालों का जवाब क्या दिया है, मंतक क्या आती है, उस पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, 1 दर्जन के करीब सवाल लिए गए और उसमें कोई भी ऐसा हार्ड सवाल नहीं था, सख्त सवाल नहीं था कि खान साहब आपने महंगाई की है, आपकी गवर्नेंस के ऊपर इशू हैं, आपने सौदा कर लिया, पंजाब की वजारत आला का परवेज़ इलाही को बना दिया और उस्मान बुज़ार जिसे आप वसीम अकरम प्लस कहते थे 3.5 सालों में आपको हटाने का कहा गया, आप रजामंद नहीं हुए। लेकिन जब आपको सियासी तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपने फौरी तौर पे अपनी सीट को बचाने के लिए जो है बुज़ार साहब की सीट का भी सौदा कर लिया। किसी ने कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं पूछा जिसका खान साहब को जवाब देने में कोई दिक्कत या मुश्किल या सोचने तक वो मजबूर होते। फुल टासें करवाई गई तमाम सवालात में, 1 दर्जन के करीब सवालात थे। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो शो था जिसमें अवाम के सवालों का जवाब देना था, ये फिक्स मैच था, फिक्स शो था, फिक्स सवालात पूछे गए। और बल्कि मैंने ये भी देखा कि एक कॉलर ऐसा भी आया जिसने कहा जी मेरा नाम अहमद जवाद है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब उसने अपना नाम बताया, अपने शहर का नाम बताया, तो जो चेहरा था फैसल जवेद साहब का, वो नाज़रीन देख ले के लाइव था। उनका चेहरे का रंग जो है वो जर्द पड़ गया, फक पड़ गया कि कहीं वो अहमद जवाद साहब तो नहीं जिन्हें हमने शोकास नोटिस जारी किया था, जिन्हें हमने पार्टी से निकाल दिया है, कहीं वो खान साहब से सख्त सवाल ना पूछ रहे, ऐसा सवाल ना पूछ बैठे जिसका खान साहब के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से वो अहमद जवाद साहब नहीं थे जिन्हें PTI से निकाला और फिर वो मुस्लिम नवाज में चले गए। अब हम बात कर लेते हैं, वैसे ये जो फिक्स मैच हुआ जिस पर खान साहब ने बॉलर को अपने साथ मिला के, बॉलर फैसल जवेद खान साहब थे, खूब छक्के पे छक्का लगाया क्योंकि फुल टॉस मिल रही थी और जो थर्ड अंपायर था वो महसूस हो रहा था कि किस तरीके से फिक्स मैच के जरिए मुझे दिखाया जा रहा है कि अवाम मुझे कितने पसंद करते हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि खान साहब ने 3 बातें करूंगा उनके जो उन्होंने बराह रास्त गुफ्तगू की है, इससे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। एक तो खान साहब ने कहा कि हमारी जो मईशत है जो 3.5 सालों में हमने किया है उसका किसी भी आप माजी की हुकूमत के साथ मुकाबला कर लें, हमारी प्रोग्रेस सबसे बेहतर होगी। बिल्कुल खान साहब ठीक कहते हैं, मैं इसके साथ एग्री करता हूं, 200% एग्री करता हूं कि खान साहब ने मईशी मैदान में जो 3.5 सालों में परफॉर्मेंस दिखाई है वो किसी ने नहीं दिखाई। जब खान साहब आए थे जो बैरूनी कर्जा था वो 27 अरब डॉलर था, खान साहब ने उसने 23 अरब डॉलर का इजाफा किया, 20 अरब डॉलर का इजाफा किया और आज कर्जा जो है 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और ये जो कर्जा लिया गया, ये कर्जा पहले वाले कर्जे को वापस लेने के लिए दिया गया, लेकिन वो कर्जा लेके पहले वाला कर्जा वापस भी नहीं हुआ और कर्जा जो है वो 27 अरब से बढ़ के 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो 27 बिलियन डॉलर वाला पाकिस्तान बुरा था और 50 बिलियन डॉलर गैर मुल्की कर्जे वाला पाकिस्तान आज सबसे ज्यादा बेहतर है। जब खान साहब आए थे हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,08,000 का कर्जा था, लेकिन वो पाकिस्तान खराब था। आज हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,80,000 का कर्जा हो चुका है। जो पैदा होने वाला बच्चा है उस पर 1,80,000 रुपए का कर्जा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की मईशत है, ये 2018 से बेहतर है। ये मैंने चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। मेरे ख्याल से जो एक आम आदमी है उसके लिए इसका अंदाज़ा लगाना, इस बात को समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर मईशत बेहतर हुई है तो 27 बिलियन से कर्जा नीचे आना चाहिए था। अगर मईशत बेहतर हुई है तो जो कर्जा 1,08,000 एक पाकिस्तानी पे था वो नीचे आना चाहिए था। डॉलर 125 रुपए का था, आज 185 से क्रॉस कर गया। जो दोस्त कहते हैं कि इसहाक डार ने रोका हुआ था, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि ये काम ये 3.5 सालों में क्यों नहीं कर सके, और अगर ये कर सकते ये जरूर करते। ये सिर्फ एक जवाब तराशा जाता है सब दोस्तों को और पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। खान साहब ने फिर कर्जे की बात भी की कि शहबाज शरीफ ने यह कह दिया कि वो बेगर वाली जो उन्होंने बात की थी कि बेगर आर नॉट चूज़र, तो खान साहब ने कहा कि इससे बेहतर तो इस तरह की बात करने से, इस तरह की ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। तो खान साहब आपने भी कहा था कि मैं कर्जा नहीं लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा, तो फिर क्या वजह बनी कि आप IMF के पास चले गए? एक नहीं 2 बार चले गए। अभी आपने दोबारा उनके साथ जो प्रोग्राम है उसको रिवाइवल की है, तो आपने तो कहा था मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन आपने आके फिर उसी कर्जे के पीछे लग गए। आपने सऊदी अरब से लिया, आपने चाइना से लिया, कहाँ कहाँ आपने जो है वो कर्जे नहीं लिए। फिर कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि इनसे जो जाने वाले थे वो तो कौम को भिखारी बना गए थे, लेकिन खान साहब जो है वो कौम के लिए भिखारी बन गए हैं। उससे पहले जो कर्जे लेने वाले थे जिन्होंने कौम को भिखारी बनाया था वो भी भिखारी बने हुए थे, और खान साहब अगर भिखारी बने हैं तो खान साहब ने इस कौम को मजीद भिखारी बना दिया है। अगर फॉरेन पॉलिसी हमने आज़ाद बनानी है तो सबसे पहले इस कर्जे से जान छुड़ाएं। अभी तो आप मजीद कर्जा लेने वाले हैं और आपको आने वाले दिनों में लेना पड़ेगा। कल अदम एतमाद की तहरीक का जो भी नतीजा निकलता है वो तो कल ही पता चलेगा। जिसके पास नंबर गेम होगी वो अपनी नंबर गेम से कामयाब या फिर नाकाम हो जाएगा, लेकिन कर्जे तो आपने भी लिए हैं खान साहब। फिर आपने इस तकरीर में इस अवाम के साथ गुफ्तगू में कहा कि मैं अवाम से चाहता हूँ कि वो बाहर निकलें, एहतजाज करें, आज भी करें, कल भी करें। ये तो आप नौजवान नस्ल को उकसा रहे हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई लीगल कानूनी तरीका अडॉप्ट किया गया है कि आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आए,
आपके MKM वाले जिसे आप कहते हैं कि वो गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बन गए, आप फिर उन्हें साथ मिला रहे हैं जो आपके खिलाफ गैर मुल्की साजिश करने वाले हैं। और अगर आपके खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई है तो फिर आपने अब तक जो अमेरिका का सफारत खाना है, जो अमेरिका के नाज़िमुल अमूर है पाकिस्तान में, उन्हें क्यों पाकिस्तान से बेदखल क्यों नहीं किया? जो अमेरिका सफारत खाना है उसको क्यों बंद नहीं किया? उसकी बंदिश के हवाले से आपने क्यों अहकाम जारी नहीं किए गए? एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैंने कोई एक्शन नहीं लेना। और फिर आप अदम एतमाद के तहरीक पर वोटिंग रुकवाने के लिए, मुल्क में इंतशार और अनारकी का माहौल पैदा करने के लिए आप नौजवानों को किस तरीके से बड़ी सफाई के साथ उकसा रहे हैं, ये आज कौम ने देखा है, सब ने देखा है। लेकिन आने वाले दिनों में खान साहब आप अपना रास्ता खुद बंद कर रहे हैं। यह आपके लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, आपके लिए मुश्किलात का बायस बनेगा जो आपने रास्ता अडॉप्ट किया है। बहरहाल अल्लाह ताला आपका भी हामी नासिर हो, पूरे पाकिस्तान की आवाम का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।